तो हम लोग खुशी हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा बात नहीं, चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मल रिएक्शन किस प्रकार से लगता है। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी लेक्चर भी है। तो पिछली क्लास में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ क्या होता था नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा नॉर्मल लगता कब है, कब लगता है? जब दो सरफेस आपस में, हाँ? आवाज क्या गड़बड़ है, कम कर दें। अरे मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आराम से, आराम से बोलूँगा, ठीक है। तो जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और वो एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं तो उनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन हमारा लगता है। ज़रा बनाना मुझे इस बात, नॉर्मल कैसा लगेगा। एक बॉडी ऐसे रखी है, एक बॉडी ऐसे रखी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। आप मुझे बताइए ज़रा ए की वजह से ए की वजह से बी पे कौन सा नॉर्मल लगेगा, कैसे? ए की वजह से बी पे कैसे लगेगा, नीचे की तरफ, और बी की वजह से ए पर ऊपर की तरफ, N1 ऐसे, और बी की वजह से ग्राउंड पे N2, ग्राउंड की वजह से बी पे ऐसे तो लगे। अच्छा अगर मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर वो दो दीवालों के बीच में फंसा है, ऐसे दो दीवालें, एक दीवाल ये, एक दीवाल ये ग्राउंड है। अब बताओ नॉर्मल कैसे लगेगा? या कितने नॉर्मल लगेंगे स्फीयर पे? कितने? एक यहां से लगेगा, यहां से वॉल के परपेंडिकुलर, कहां से पास होगा, सेंटर, ये N1 लगेगा। ये मुझे बताना ध्यान से, ये वॉल ने लगाया है स्फीयर पे कि स्फीयर ने लगाया है वॉल पे? वॉल ने लगाया है, और इसका जो रिएक्शन होगा ये वॉल पे लग रहा है स्फीयर की वजह से, ठीक है। अच्छा इसी तरह से यहाँ पर ये वॉल पे लगेगा स्फीयर की वजह से, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये स्फीयर पे लगेगा वॉल की वजह से। और स्फेरिकल बॉडी पे जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो कहाँ से पास होता है? वो सेंटर से पास होता है। तो लगभग नॉर्मल रिएक्शन की हम लगभग सारी बातें कर चुके थे, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। इससे पहले कि हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाएं, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया देते हैं हाउ टू राइट F बराबर ma, हाउ टू यूज F बराबर ma, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बेटा एक बात बहुत ध्यान से समझना है, ये वाली जो इक्वेशन होती है ये एक वेक्टर इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन है ये? इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा
उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है। तो जैसे मान लो बेटा कोई बॉडी आपको दी जाए, बेटा ध्यान देना है, और मान लो इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है mg, ऐसे रफली मैं कुछ भी बना रहा हूं, आपको बस इक्वेशन यूज कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। पहले मान लो बेटा एक फोर्स लग रहा है इस पे F1 और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है F2 और बॉडी नीचे की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन A से। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें F बराबर ma कैसे इस्तेमाल करोगे, F बराबर ma किस प्रकार से यूज करोगे, ये यूज करके बताओ। तो देखो ये बॉडी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही, बहुत ध्यान समझना। जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर मुझे बताओ, अगर ये बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो मुझे इतना बताओ इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ? नेट फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? तो बहुत ध्यान समझना, जब भी आप ऐसे लिखोगे F बराबर ma, तो आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। किसकी डायरेक्शन में? इसका मतलब यह हुआ जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहे होंगे वो 100% बड़े होंगे, अपोजिट वाले छोटे होंगे। तो जब नीचे की तरफ लिखोगे तो आप लिखोगे F2 प्लस mg माइनस F1। जो फोर्स एक की डायरेक्शन में है उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, जो ए के अपोजिट है उन्हें नेगेटिव साइन के साथ। तो देखो F की वैल्यू कैसे लिखोगे? F लिखते समय लिखोगे mg प्लस F2 माइनस, ये लिखोगे F की जगह। आप समझ रहे हैं ना? कौन से फोर्स पॉजिटिव लिखोगे? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। कौन से नेगेटिव लिखोगे? बराबर किसके कर दोगे? इस तरह से इक्वेशन लिखोगे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि एक बॉडी है, एक फोर्स F ऊपर लग रहा है, एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, बॉडी एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रही है, तो जब तुम नेट फोर्स लिखोगे, परिणाम F बराबर ma लिखोगे, तो बताओ F की जगह क्या लिखोगे? F माइनस mg लिखोगे कि mg माइनस F लिखोगे? जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसको कैसे लिखना है? पॉजिटिव। तो आप न्यूटन्स लॉ की जगह लिखोगे F माइनस mg, ये फोर्स की जगह आ जाएगा, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक और सिंपल इक्वेशन बता दो। जैसे मान लो अगर इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3-4 फोर्स लग रहे हो, F1 ऐसे लग रहा हो, F2 ऐसे लग रहा हो, F3 ऐसे लग रहा है, F4 ऐसे लग रहा है, और राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मास m है, बताओ क्या लिखोगे? जब तुम F बराबर ma लिखने जाओगे तो F की जगह क्या लिखोगे? मैं बोलता हूं, बताना सही बोल रहा हूं कि नहीं। F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4, यानी F की जगह आएगा F1 प्लस F2 माइनस F3, ये F हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा। बराबर किसके कर दोगे? समझ में आ गई बात? ये बहुत जरूरी बात मैंने आपको बताई है, पूरे चैप्टर में काम आने वाली है कि हाउ टू राइट न्यूटन्स लॉ, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले एक बात होती है कि पहले आपको फोर्स डायग्राम बनाना होगा। पहले आपको ये बनाना होगा कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो उसके बाद ही ये लिखने की नौबत आएगी। तो पहले आप इसको लिख लो फटाक से, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाए एंड हाउ टू राइट इक्वेशंस।
नोटेड। बेटा हेडिंग लगाइए फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा यहाँ पर हम दो चीज़ें समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे थोड़े बहुत, साथ ही साथ हम ये भी सीख लेंगे कि हम न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करें और किस तरह से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना। बहुत छोटे सवाल से शुरू करेंगे, बहुत ही छोटे सवाल से। देखो बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं? एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम बॉडी को बनाते हैं और बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस हम दिखा देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये m मास की बॉडी हमने रखी हुई है ग्राउंड पे, रेस्ट पे, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले इस बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब आपको दिखाने हैं। उसी डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। कभी कभी FBD को फोर्स बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं। बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स बना दीजिए, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना, फोर्स में कौन कौन से फोर्स बनाए जाए तो याद रखो। सबसे पहले mg बनाएंगे, जितने सरफेस कांटेक्ट में होंगी उतने नॉर्मल बना लेंगे, और फिर अगर कोई और अदर बाहर से फोर्स लग रहा है तो वो भी बनाएंगे। तो एक इस पे क्या लग रहा होगा बताओ? mg। किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे वाली सरफेस से बताओ ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। याद है ना सबको? ग्राउंड पे कैसे लगता है? नीचे। बॉडी पे कैसे लगता है? ऊपर। अब ध्यान सुनना, केवल वही फोर्स बनाने हैं जो फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ना कि फोर्सेस अप्लाइड बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा ग्राउंड पर जो रिएक्शन लग रहा है वो ये नीचे लग रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है इस वाले से। हैंग हो रहा है क्या? तो ध्यान से समझिए इसको। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर रिएक्शन नीचे भी तो लग रहा होगा, वो आपने क्यों नहीं बनाया? जो रिएक्शन नीचे लग रहा होगा वो बॉडी पर लग रहा होगा कि ग्राउंड पर? हमने डायग्राम ग्राउंड का बनाया है कि बॉडी का? तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ वो फोर्स बनाने हैं जो बॉडी पर लग रहे हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं और बॉडी रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब जैसे मान लो कोई हमसे पूछ ले कि R की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो हमें अप्लाई करना है F बराबर ma। हमें अप्लाई करना है F बराबर ma। वैसे तो हमने ये पढ़ा है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उस वाले फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि वो पक्की बात है बड़ा होगा, तभी तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन यहाँ तो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो चाहे अपवर्ड पॉजिटिव मान लो चाहे डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लो। तो मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो? अपवर्ड पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो F की जगह देखना क्या लिखेंगे? R माइनस mg। F की जगह लिखेंगे R माइनस, और A की वैल्यू क्या लिखेंगे? A की वैल्यू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो यहां से सीधे सीधे आ जाएगा कि R की वैल्यू क्या होगी? mg। दोनों काम एक साथ साथ कर रहे हैं हम लोग। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी सीखते जाएंगे, साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं वो भी सीखते जाएंगे। यानी अगर कोई बॉडी सिर्फ ग्राउंड पे रखी भर है बस किसी सरफेस पे, जैसे मैं खड़ा हूं इस फ्लोर पे, तो मेरे पैरों से जो नॉर्मल लग रहा होगा ग्राउंड पे वो मेरे वेट के, इसीलिए चलता हूं भाषा में लोग ये कहते हैं कि मेरा वेट लग रहा है। जो मैं उस दिन चर्चा कर रहा था कि हम अगर जमीन पे खड़े हैं तो हमारा वेट नहीं लग रहा है जमीन पे, हमारी वजह से ग्राउंड पर एक रिएक्शन लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है जिसकी वैल्यू वेट के बराबर है पर वेट नहीं। बात समझ में आ रही बात? तो यहां पर R की वैल्यू mg के बराबर होगी। अच्छा एक चीज ये भी समझ सकते हो कि बेटा जब भी A की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हमेशा नेट फोर्स किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। आप सोचिए ना, F बराबर ma, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी पे कितना होना चाहिए? 0। और नेट फोर्स 0 कैसे होता है? जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं वो क्या कर दें? एक दूसरे को कैंसिल।
और कैंसिल कब करेंगे? जब बराबर हो। यानी अभी तो हम ये लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम समझदार होते जाएंगे, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, तो इन छोटे छोटे सवालों में हम सीधे सीधे लिख दिया करेंगे R बराबर mg, क्योंकि हमें देख के पता चल जाएगा बेटा कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब जो फोर्स होंगे वो आपस में बैलेंस होंगे। बैलेंस होने का मतलब है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं वो पक्की बात है क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले। बात समझ में आ रही है? तो हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम भी समझ रहे हैं और हम न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं ये भी साथ साथ सीखेंगे। मान लो बेटा एक लिफ्ट है, हमारे पास एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट में एक m मास की बॉडी हमने रखी है। लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन a है, लिफ्ट एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है और हमें इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना है और लिफ्ट से बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी हमें पता करना है। तो आइए सबसे पहले हमने बॉडी को अकेले में बनाया अलग करके। बॉडी का सबसे पहले बॉडी पे बताओ नीचे की तरफ क्या लगेगा? वेट। चलो ये बताओ, इस वाली सरफेस से लिफ्ट के फ्लोर से बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की ऊपर, ऊपर की तरफ लगेगा, तो R की डायरेक्शन है। R की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? A ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट में बॉडी रखी है तो बॉडी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही होगा जो लिफ्ट का होगा। तो बॉडी A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो ये एक काम हो गया। इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बन जाने के बाद सेकेंड स्टेप होता है अप्लाई न्यूटन्स लॉ। कैसे अप्लाई करेंगे? व्हाट इज द इक्वेशन? बताओ बेटा। F बराबर, F क्या है? नेट फोर्स। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। इसका मतलब जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। उल्टा वाला, तो जब F लिखेंगे तो बताओ mg माइनस R की R माइनस mg? A ऊपर की तरफ है तो R पॉजिटिव लिखने की आदत डालेंगे। R माइनस बराबर क्या है? ma। तो बताओ R की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? mg प्लस ma। तो R की वैल्यू आ जाएगी m टाइम्स g प्लस। बात समझ में आ रही बेटा? फटाफट लिखते चलो, अभी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नोटेड? लिखने का काम भाई जल्दी जल्दी करो, मेरे साथ साथ लिखा करो थोड़ा बहुत।
सेम लिफ्ट है, लिफ्ट में एक m मास रखा है, लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। दो काम करने हैं, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फाइंड नॉर्मल। दो काम करने हैं, नॉर्मल रिएक्शन बताना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। आर की वैल्यू क्या आएगी? mg। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन जीरो होगा ना। तो FBD तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा बेटा। FBD तो 1 mg वेट नीचे की तरफ पुल करेगा, रिएक्शन ऊपर लगेगा और A बराबर 0 होगा। तो किसी को भी पॉजिटिव लिख दो। जब F बराबर ma लिखेंगे तो F की जगह मैं R माइनस mg लिख रहा हूँ और A की जगह 0 लिख देंगे, तो R की वैल्यू यहाँ पर भी mg के बराबर आएगी। R की वैल्यू जो होगी वो mg के बराबर है। अब इस वाले सवाल में मैंने लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड कर दिया। छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, है ना, फटाफट निपटाएंगे, जल्दी से करो ताकि हम ज़्यादा सवाल कर सकें। देखो ये चल रहा है। अब डायग्राम तो मैंने ही बना के दे दिया, तो तुम तो बना ही लोगे, खुद से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, तो न्यूटन्स लॉ लिखेंगे mg माइनस आर इक्वल टू ma। अरे समझ पा रहे हो क्या? F बराबर ma में F लिखेंगे तो mg माइनस आर लिखेंगे। डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पक्की बात है mg बड़ा होगा r से। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमेशा नेट फोर्स लिखा जाता है। तो mg माइनस आर इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी mg माइनस a। लेकिन अगर मान लो बेटा कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो 60 किलोग्राम इसका वजन है और लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल, लिफ्ट फ्री फॉलिंग कंडीशन में है, तो हमें नॉर्मल बताना है। आदमी के पैरों पे जो नॉर्मल लग रहा, अरे m मास की जैसे बॉडी ऐसे आदमी है, आदमी को भी बॉडी की नज़रों से देखो। तो अब आप ऐसा करो कि मुझे बताओ कि नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी। देश की बेटी सुधर क्यों नहीं रही हो तुम क्लास के बाद मिलो मुझसे। जीरो आ रहा है भाई। m की वैल्यू 60 kg है यहाँ पर, तो वो एक अलग बात है। हम देखो ध्यान दो, FBD बना रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। इसका mg ऐसे तो लगेगा और पैरों पे नॉर्मल ऐसे ऊपर लगेगा r, और एक्सेलेरेशन a बराबर g डाउनवर्ड है। ध्यान देना बेटा। तो जब हम इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो क्या लिखेंगे? mg माइनस आर, F बराबर ma।
तो F की जगह आएगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो 60G पॉजिटिव आएगा, R नेगेटिव बराबर ma 60A, A की वैल्यू क्या रख देंगे G। देखो इससे ही कट जाएगा ना, R बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब समझते हो, जब लिफ्ट फ्री फॉलिंग कंडीशन में होती है तो आपके पैरों पे कोई भी नॉर्मल महसूस नहीं होता। आगे हम बताएंगे, जब हम किसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, भार नापने वाली मशीन पे, तो वेइंग मशीन हमारे पैरों पे जो नॉर्मल लगता है वो वही नापती है। वेइंग मशीन जो होती है ना, भार नापने वाली मशीन, जब आप मशीन के ऊपर खड़े होते हो या मशीन के ऊपर आपने 1 किलो चीनी रख दी, तो जो चीनी और मशीन के बीच का नॉर्मल रिएक्शन होती है वो नापती है। तो सोचो अगर एक वेइंग मशीन तुमने लिफ्ट में रखी होती और वेइंग मशीन के ऊपर तुम खड़े होते और लिफ्ट फ्री फॉल होती, लिफ्ट की केबल काट दे ऊपर वाली कोई, तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी। उस केस में तुम्हारे पैरों पे जो नॉर्मल लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो मशीन बताएगी 0 रीडिंग, यानी भारहीनता का अनुभव होगा मशीन को। और वैसे भी आप यहाँ देखोगे कि जब लिफ्ट में आप खड़े होते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है तो वो एक्सेलरेट करती है, तो पैरों पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। आज ही चले जाना रेवमोती, देखा ना जाके करके। ये जो मैंने पहले केस कराया था ना आपको, कि जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने करे ना कि जब एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो mg+a आया था, वेट से थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल लगता है पैरों पे, ऐसा लगता है भारी हो गए। और जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, या तुम ऐसा सोचो जब ऊपर जा रही होती है लिफ्ट और रुकने वाली होती है, तो रुकने के लिए वो रिटार्डेशन आता है उसमें, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, जा ऊपर रही है और रिटार्डेशन है, तो ए किधर होगा, नीचे होगा ना। उस वक्त नॉर्मल की वैल्यू होती है m टाइम्स g माइनस a, तो m इंटू जी, तो वहाँ आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको लगेगा पैरों पे दबाव कम पड़ रहा है। अगर केबल काट देना कोई तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसे वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वेट 0 हो जाएगा, पर अगर पैरों के नीचे कोई मशीन होती तो उसकी रीडिंग 0 हो जाती, क्योंकि मशीन वेट नहीं नापती है, क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन नापती है। ओके, तो फ्री फॉल, अगर कोई पूछे फ्री फॉलिंग लिफ्ट में अपैरेंट वेट कितना होता है, फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर अपैरेंट वेट कितना होता है, तो आंसर लिखेंगे 0। ये सब लिखवाऊंगा आगे, अभी मैं सुना दे रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड बातें। आगे ये पूरा वेइंग मशीन का पूरा अच्छे से लिखाऊंगा सारी बातें। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं और हाउ टू अप्लाई F बराबर ma, न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। तो धीरे धीरे कहानी को बढ़ाएंगे। अब आप एक फ्री बॉडी डायग्राम और बनाओ। एक बॉडी है बेटा, इसका मास है 10 किलोग्राम, G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा फ्रिक्शन लेस सरफेस है और G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाली बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया बेटा 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाया 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन लेस सरफेस पे बॉडी रखी। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप नंबर 1, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल। दूसरा, फाइंड एक्सेलरेशन। ध्यान रहे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय कोई भी फोर्स छूटे ना, कोई भी फोर्स छूटे ना।
बेटा पहले एफबीडी बनाना है, चलो साथ साथ जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले एफबीडी बनाना, चलो कौन कौन से फोर्स बनाएं? सबसे पहले क्या बनाओ? एमजी। एमजी की डायरेक्शन कितना एमजी लगेगा? 10 इंटू जी। जी की वैल्यू मैं 10 ले लिया करूंगा, एग्जाम में 10 नहीं लेनी है। कितनी लेनी है? अगर गिवन ना हो तो 9.8 लेनी है ना, गिवन हो तो 10 लेनी है। ग्राउंड से एक रिएक्शन लगेगा आर, एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में। देखकर बताओ कि कोई फोर्स छूट तो नहीं गया है? कोई ऐसा फोर्स जो बॉडी पर लग रहा हो और हमने ना बनाया हो, या ऐसा लग रहा हो कोई एक्स्ट्रा बना दिया है, ज़्यादा बना दिया है, नहीं बनाना चाहिए था। समझ रहे हो ना? एफबीडी बनाते समय आपको ध्यान रखो कौन कौन से फोर्स बनाने। बॉडी का वेट बनाना है, जितनी कांटेक्ट सरफेस है उतने नॉर्मल बनाने। ग्राउंड से एक ही कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल बनाना। इसके अलावा अभी फ्रिक्शन पढ़ नहीं रहे, अभी जब धागे वागे पढ़ा दूंगा सब, तो स्ट्रिंग पढ़ा दूंगा तो टेंशन वगैरह भी आ जाएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगाए गए हैं, जैसे यहाँ पर 2 बाहरी फोर्स लगाए गए हैं 60 न्यूटन और 40 न्यूटन, ये भी आपको बनाने। कोई भी फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो छूटना नहीं चाहिए, छूट गया सवाल गलत हो गया, समझ लो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, जब भी फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आपको 2D का सवाल है, एक्स में अलग डील करना है, वाई में अलग। मैं आपको बहुत पहले काइनेमैटिक्स में बता चुका हूं कि 2D मोशन अगर है भी तो उसमें भी हम उसको 2 1D मोशन में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशंस जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मैं बता चुका हूं एक्स वाले मोशन को वाई वाले में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वाई वाले का एक्स वाले में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। 90 डिग्री पे जो वेक्टर्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। तभी कोई भी मोशन को या कोई भी 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल केस को स्टडी करने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर दीजिए, एक्स और वाई में आप कंपोनेंट कर दीजिए उसके। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो बेटा आपको समझना, ध्यान से समझना, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं डील करूं, पहले मैं वाई डायरेक्शन में डील करना चाहूंगा। अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना है। एक बात बताओ, अगर ये बॉडी जमीन पे रखी है, ग्राउंड पे रखी है, ग्राउंड पे एक आदमी इधर से घसीट रहा है, एक इधर से घसीट रहा है, तो या तो ये राइट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है। बड़ा कौन है? 60। तो बताओ राइट जाएगी कि लेफ्ट? तो ये तो पक्की बात है कि राइट जाएगी, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन राइट की तरफ होगा। मुझे ये बताओ ऊपर या नीचे जाएगी क्या? नीचे तो जा नहीं सकती। ये बताओ ऊपर क्यों नहीं जा रही? कोई बॉडी ऊपर कब जाती है? ये बोतल अपने आप ऊपर चली जाएगी क्या? कब जाएगी ऊपर? जब मैं इस पे ऊपर की तरफ फोर्स, बाहर से फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल। ये न कहने लग रहा सर आर लग तो रहा है ऊपर की तरफ। अरे आर तो इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉडी नीचे जाना चाहती थी, उसने जमीन को नीचे दबाया इसलिए रिएक्शन मिला। आर इसलिए थोड़ा लग रहा कि उठा लेगा बॉडी को। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं इस बोतल को उठाना चाहता हूं तो आपने कहा कि सर अगर आपको उठाना है तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, उठ तो नहीं रहा, मैंने तो लगाया फोर्स। तो क्या कुछ भी फोर्स लगाओगे उठ जाएगा? तुम्हारा कान पकड़ के कोई 2 न्यूटन फोर्स लगा देगा, तुम उठ जाओगे। तो उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? वेट से ज्यादा। तो अगर वेट से ज्यादा कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तभी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अदरवाइज नीचे तो जा ही नहीं सकती, ग्राउंड है। ऊपर तब जाएगी, ऊपर तब जाएगी जब कोई बॉडी इस पे कोई बाहर से फोर्स लगाता और इस फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा होती। अगर mg से कम है तो बॉडी में y डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है? बोलो भैया, क्या मैं कह सकता हूं जो भी एक्सेलेरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इधर, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। अब मैंने y डायरेक्शन में आपको इतनी डीलिंग सिखा दी है कि आप देख के आंसर लिख सकते हो। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, F बराबर ma की इक्वेशन में a की वैल्यू 0 डालो। F बराबर ma में अगर a की वैल्यू 0 डालोगे तो F बराबर क्या आएगा? 0। इसका मतलब उस डायरेक्शन में बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बैलेंस है। तो जब भी एक्सेलेरेशन 0 होगा, मैं अब चाहता हूं कि आप थोड़े मैच्योर बनो और समय बचाओ,
इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो इसका मतलब r और mg आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर ना होते तो इनमें से एक बड़ा होता, और जो बड़ा होता बॉडी उसी डायरेक्शन में बॉडी का क्या होता, एक्सेलेरेशन। जब भी एक्सेलेरेशन 0 आएगा तो आप तुरंत इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर दोगे, तो y डायरेक्शन में तो आंख बंद करके क्या लिख सकते हो, r बराबर mg, और mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? अगर आप कहोगे सर नहीं समझ में आ रही, तो मैं इस डायरेक्शन में एक न्यूटन्स लॉ लिख डालूंगा, F बराबर ma, और F की जगह लिखूंगा r माइनस mg बराबर ma, और a की जगह क्या लिख दूंगा, 0, और जब a 0 रख दूंगा तो भी r बराबर 10 दिया जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप ये 3 लाइनें बर्बाद ना करो, 4-5 सवाल आप कर चुके हो, इतनी बात समझ चुके हो, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होगा उस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, फोर्स को बैलेंस कर सकते हो। तो यहां पे बेटा r बराबर है। अब मुझे बताओ इस डायरेक्शन में मैं लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा हूं F बराबर ma लगाऊंगा। मुझे बताओ F की जगह मैं क्या लिखूंगा, 60 माइनस 40 की 40 माइनस 60, हाँ 60 माइनस 40 इज इक्वल टू मास 10 है, एक्सेलेरेशन ax मान लिया, जानबूझ के माना ax ताकि याद रहे कि x डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए छोटे छोटे सवाल है, दोनों बातें समझिए। इस डायग्राम को, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी, ऐसा डायग्राम जिसमें बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स बनाने। बेटा ध्यान रखना, आपको डायग्राम के बगल में एक्सेलेरेशन भी बनाना है, ध्यान रखना। एक्सेलेरेशन अगर राइट में है तो राइट बनाना है, अगर आप एक्सेलेरेशन का एरो बनाना भूल गए बेटा तो आप आगे चल के गलतियां कर दोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि आपको F1 माइनस F2 लिखना है कि आपको F2 माइनस F1 लिखना है। इसलिए जब भी आप FBD बनाओ तो आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को जरूर बनाओ, ठीक है। फटाक से लिखो, मैं इसके ढेरों एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप सिंगल बॉडी प्रॉब्लम डील कर लोगे तो मल्टीपल बॉडी में भी आप आराम से कर लोगे। चलिए एक सवाल करिए। ये बेटा 40 न्यूटन का एक फोर्स है, ये ग्राउंड पे बॉडी रखी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ FBD। और सुनो, नेता ना बनना। छोटे छोटे सवालों में कुछ लोगों को लगता है कि FBD क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे ही आंसर लिख दूंगा, तो ये सवाल नहीं आने वाले एग्ज़ाम में। यहाँ से हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, और जो सवाल एग्ज़ाम में आएंगे, अगर आपने बिना FBD बनाए काम किया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से FBD बनाना। ड्रॉ FBD, फाइंड नॉर्मल। एक बॉडी, सवाल सुनिए, बॉडी 20 किलोग्राम की है, ग्राउंड पे रखी है, जी की वैल्यू 10 है, और मैंने ऊपर से एक 40 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लगाया। और एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो तो निकाल लेना।
पहले मुझे बस इतना बता दो बिना कुछ सोचे समझे, ज़मीन पे बॉडी रखी है, नॉर्मली बॉडी रखी थी, हमने ऊपर से बॉडी को नीचे की तरफ दबाना शुरू कर दिया, यही तो फोर्स है। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? जैसे बोतल रखी है और इस बोतल को मैं अगर नीचे की तरफ दबाऊँ ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे, चलेगी? तो मोशन तो नहीं होगा ना। कोई ऐसे तो नहीं सोच रहा है कि मोशन हो जाएगा, मोशन नहीं होगा ना। तो ए की वैल्यू क्या है? 0। तो प्रैक्टिकल बात है ना। ग्राउंड पे कोई बॉडी रखी, आपने ऊपर थोड़े ना उठाया है, आपने उसे नीचे की तरफ दबाने का प्रयास। जब या तो फिर आप इतनी ताकत लगा दो कि ग्राउंड को ज़मीन के अंदर घुस जाए। वो सब केस नहीं मानने आपको कि अरे सर पता नहीं ग्राउंड मान लो नीचे मुलायम है तो वो चली गई है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना। रिजिड ग्राउंड मान के चलना है, ठीक है। तो ये पक्की बात है कि एक्सेलेरेशन 0 होगा। आइए एफबीडी बनाते हैं। बताइए सबसे पहले कौन सा फोर्स दिखाऊं? mg की वैल्यू बोलो 20g। क्या ये 200 होगा? और कौन सा फोर्स बनाऊं? एक ग्राउंड पे रखी है तो ग्राउंड को नीचे पुश कर रही होगी, ग्राउंड इस पे ऊपर, रिएक्शन लगेगा ऊपर। चाहे n बना दो चाहे r बना दो, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सरफेस पे बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो मेरे लिए अभी डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं आर को, कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं। तुम्हारा जैसे मन हो वैसे दिखाओ, ऐसे दिखा दो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये भी दुनिया जानती है कि इस सरफेस पे लग रहा है, इस सरफेस पे, तो चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, वो मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए डायरेक्शन पे ध्यान रखना। जब हमें जगह नहीं मिलेगी तो कई बार हम मान लो यहाँ mg बनाए, हम इधर बगल से दिखा देंगे, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम यहाँ से दिखाएं कि यहाँ से दिखाएं कि यहाँ से दिखाएं कि यहाँ से दिखाएं। जब टॉर्क पढ़ाएंगे, टॉपलिंग पढ़ाएंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी को ये समझ लो पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। तभी कुछ लोग हमने देखा है कि बॉडी नहीं बनाते, सिर्फ पार्टिकल बनाते हैं ऐसे पॉइंट, और पॉइंट बना के एक mg ऐसे दिखा देते हैं यहीं पे इसी पॉइंट पे, और एक r ऐसे दिखा देते हैं। तो हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हमें पॉइंट बनाने की जरूरत महसूस हो। अंडरस्टूड है, ठीक है। पॉइंट बनाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी बनाइए और बस डायरेक्शन सही बनाइए कि r ऊपर लगेगा बॉडी पर और mg नीचे लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पॉइंट बनाएं उसको, ठीक है। चलिए, और एक क्या सारे फोर्स बन गए कि कोई छूट रहा है? कौन सा फोर्स छूट रहा है? एक्सटर्नल फोर्स छूट रहा है। किधर लग रहा है? अब जैसे यहाँ मुझे जगह नहीं दिख रही तो मैंने थोड़ा बगल में दिखा दिया साफ साफ ताकि अलग से दिखे। तो ये 40 न्यूटन लग रहा है। और एक्सेलेरेशन कितना है इसका? 0। क्या कहोगे इस डायग्राम को? ये है फ्री बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब बॉडी को फ्री करके अकेले में बनाना और उस पर लगने वाले सारे फोर्स को दिखा देना। इट इज, अगर मैं इसकी परिभाषा कोई नहीं पूछता है तो हम ऐसे बोलेंगे, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बाई आइसोलेटिंग इट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये किताबी डेफिनेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बॉडी को उसकी सराउंडिंग से अकेले में अलग करके आइसोलेट करके बनाना और बॉडी पर लगने वाले सब आप दिखा देते हो तो उस डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब मुद्दा आता है कि एक्सेलेरेशन 0 है। मुझे बताओ, अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं? अरे बड़ा धीरे बोल रहे हो। F बराबर है में, अगर A 0 है तो F की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बैलेंस होंगे कि नहीं होंगे? अब देखो, अगर तुम मैच्योर नहीं हुए हो तो तुम लिखो F बराबर है में। F होता है रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, परिणामी बल। समझ रहे हो भैया? तो F लिखो, चाहे F एक्सटर्नल लिखो, चाहे F नेट लिखो, ठीक है। F की जगह क्या लिखना? अब देखो A की वैल्यू 0 है। अगर A की वैल्यू 0 ना होती तो हम ये सोचते कि A की डायरेक्शन क्या है, फिर हम A की डायरेक्शन में फोर्स कैसे लिखते? पॉजिटिव। A के अपोजिट कैसे लिखते? नेगेटिव। लेकिन अभी चूंकि A की वैल्यू 0 है तो जिधर मर्जी हो उधर पॉजिटिव मान लो, तो हमने अपवर्ड पॉजिटिव मान लिया। तो बेटा F की जगह लिखेंगे R ऊपर लग रहा है, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, तो हम लिखेंगे -20g -40 न्यूटन। ये हो जाएगा F की जगह। मास की वैल्यू है 20, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 0। अल्टीमेटली ये 0 ही हो जाना है। तो देखो यहां से R की वैल्यू आ रही है 20g + 40, तो ये 240 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर हम थोड़े समझदार हो चुके हैं तो हमने ये 3 लाइनें लिख के अपने 5 सेकंड बर्बाद कर दिए। हमें सीधे सीधे समझ जाना चाहिए था कि अगर A 0 है
तो ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, आर, तो आर बराबर नीचे की तरफ कौन लग रहा है, एक 40 एक 200, तो 200 प्लस 40 इक्वल टू 240। देखिए पहले सवाल में हमने सीधे सीधे नहीं कहा कि बैलेंस कर दो, 4 सवालों में हमने तुम्हें लगा के दिखाया कि जब ए 0 आएगा तो आप फोर्स हमेशा बैलेंस कर सकते हो। मैं चाहता ये हूं कि एग्जाम में तुम आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख पाओ, बट अगर तुम्हें लगे कि नहीं तुम न्यूटन्स लॉ से ही कंफर्टेबल हो तो तुम F बराबर ma लगाते जाओ, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो a की वैल्यू 0 रखते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सिस्टमैटिक डायग्राम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ बहुत छोटा सा, रटने वाले लोगों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। 10 kg की बॉडी है, ऊपर से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है और लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और g की वैल्यू 10 है, और हमें फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बताना है जो लिफ्ट से बॉडी पर लग रहा होगा। यस, आंसर आ गया? क्या उसका कुछ पूछना है? हाँ बताओ, करो करो सब लोग करो तब तक। हाँ बेटा, हाँ अब यहाँ तो कम से कम ज़ोर से बोलो कि सुनाई पड़े। समझा दें? क्या समझा दें बताओ। अच्छा, ये डायग्राम बना लिया आपने? फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले बॉडी का वेट लगता है नीचे बाहर, m/g, 20/g नीचे लगेगा, नीचे ही लगता है तो हमेशा, और ग्राउंड से एक रिएक्शन ऊपर लगेगा, इसे मैं R लिख दे रहा हूँ, और एक बाहर से लग रहा है वो भी बना दो, वो तो बॉडी पे लग रहा है 40, और बॉडी रुकी हुई जो कि ज़मीन पे रखी है ना, ये तो मैं कॉपी मान लो इस पर रखी है। अब कोई ऐसे 10-40 न्यूटन लगाए तो क्या कॉपी मूव कर जाएगी? ऊपर घसीटने पे मूव कर सकती है, नीचे दबाने पे तो ज़मीन के अंदर तो चली नहीं जाएगी। ऊपर से नीचे दबा रहे हैं ना, तो नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0, क्योंकि मूव ही नहीं करेगी बॉडी।
अब ए की वैल्यू 0, ये एफ बी डी हो गया। अब हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एफ होता है नेट फोर्स, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, सभी का नेट। अब लिखते कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स घटा देते हैं, सेम डायरेक्शन वाले जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लो ए की वैल्यू 0 है, तो अगर ए ऊपर होता तो ऊपर वाले पॉजिटिव लेते, नीचे वाले नेगेटिव लेते। अगर ए नीचे होता तो नीचे वाले पॉजिटिव लेते, ऊपर वाले नेगेटिव लेते। ए 0 है तो कुछ भी ले लो, ऊपर वाले पॉजिटिव ले लिए, तो आर ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो ये देखो नीचे की तरफ लग रहा है, दिशा देखी जाती है, कहाँ लग रहा है ये नहीं देखा जाता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो -40 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाला नेगेटिव, माइनस ये भी नीचे की तरफ लग रहा है। और बॉडी रुकी हुई है तो ए बराबर 0, तो 0 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू वही आ जाएगी जो तुमने लिखी है। और ये यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे 240 कैसे है? अरे जी 10 लिख दिया, जी 9.8 होता है ना, मेरी क्लास में 10 रहता है ये। क्या आंसर आ रहा है? 160। अच्छा ये रंगबाजी है, 160 तो नहीं लग रहा है यार। कितने लोगों को 160 आ रहा है? बहुतों ने निकाल लिया। आइए देखते हैं भैया। बेटा सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी देखना ध्यान से अब की बार फिर। बेटा सबसे पहले एमजी लगाएंगे, ऊपर से 20 न्यूटन लगाएंगे और नीचे से आर लगा दे रहे हैं। आर जगह नहीं थी तो थोड़ा बगल से लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि बगल में लगेगा, है ना। अभी डायरेक्शन महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, कहाँ लगेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। बेटा एक्सेलेरेशन की वैल्यू है ए की वैल्यू है 4। देखो एफबीडी करेक्ट बनाया सबने, सब तो वही फोर्स लग रहे हैं। अब चलो न्यूटन्स लॉ लिखो, क्या लिखेंगे बताओ। अब मुझे बताना जरा ध्यान से, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो कौन से फोर्स पॉजिटिव लिखोगे, अपवर्ड वाले कि डाउनवर्ड वाले? जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो ऊपर लग रहे हैं वो नहीं, जिनकी किसकी ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, आर की, और जिनकी नीचे की तरफ है उनको नेगेटिव लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन तो कॉपी किया था ना सबने, क्वेश्चन ही कॉपी नहीं करते कुछ लोग। देखो ध्यान से देखो, इधर मिटा देता हूं मैं, तो देखना ध्यान से देखना। मैं लिखने जा रहा हूं F बराबर ma। F क्या है यहां पर, F को बताओ। F नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। जनरल बात पूछ रहे हैं, ठीक। तो चलो नेट फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, R, और बोलो -20, और बोलो -10। ये है F, समझ पा रहे हो क्या, बराबर ma। m कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 4। ये 100 हो गया, g की वैल्यू 10 रख दी, 100 और 20 120, उधर 120 गया प्लस का, तो 160 हो गया। ऐसे किया था, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी लिख लो क्वेश्चन, जल्दी कॉपी कर लो। बाकी लोग यहाँ इस नए सवाल पे फोकस करें। ये बेटा 10 kg की बॉडी, यहाँ पे एक फोर्स लगाया हमने 20√2 न्यूटन, 45 डिग्री के कोण पे लगाया। ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और वो भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। क्या क्या बनाना है, फाइंड नॉर्मल बताना है, ax बताना है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ay बताना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सब लोग, करेक्ट।
अच्छा, देखो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। इस बॉडी को हमने बनाया, इस बॉडी का mg लगेगा 10g। इस बॉडी पे हमने देखा, इस फोर्स के क्या हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं? अब समझिए क्यों ज़रूरी है कंपोनेंट करना, ज़रूरी क्यों है, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। इस वाली बॉडी पे जो हम न्यूटन के लॉ लगाने वाले हैं वो दो डायरेक्शन में लगाने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक, तो जिस डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन, हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सारे फोर्सेस उसी डायरेक्शन में होने चाहिए या उसके परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक फोर्स ऐसा है ना जो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो ये ज़रूरी है कि हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट करें, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो इसके जब हम दो कंपोनेंट कर लेंगे तो बता सकते हो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 20√2 कॉस। बेटा किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे तो f का ये वाला कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। जिसके साथ थीटा होता है वो वाला आता है f cos थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 20√2 sin 45। आओ इनकी वैल्यू लिख देते हैं। cos 45 1/√2, √2 कट जाएगा, बताओ कितना बचेगा 20। ये वाला भी 1/√2, ये कितना बचेगा 20। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। x डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है, केवल एक। पक्की बात है कि ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन? मैंने अभी तक नॉर्मल नहीं बनाया, सोच समझ के नहीं बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया है, क्योंकि नॉर्मल में ऐसे नहीं बना सकता। सुनो ध्यान से मेरी बात। कोई बॉडी अगर ज़मीन पे रखी है, देखो ये बॉडी ज़मीन पे रखी, इस वेट नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऐसा है जो बॉडी को ऊपर घसीट रहा है, इस केस में 20 न्यूटन वाला। अरे घसीट रहा है क्या? एक बात मुझे बताओ, इस बोतल को अगर मैं ऊपर घसीटूं, इस बोतल को, तो यदि मैंने इस पे वेट से ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या ये बोतल उठ जाएगी? उस परिस्थिति में इस बोतल के पास एक ऊपर की तरफ क्या होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या उस परिस्थिति में नॉर्मल लगेगा? बोलो। अगर इसके पास एक्सेलरेशन आ जाए वाई डायरेक्शन में तो क्या नीचे से नॉर्मल लगेगा? नॉर्मल नहीं लगेगा नीचे से, क्योंकि कांटेक्ट ही छूट जाएगा ग्राउंड से। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यानी यदि किसी बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया, ऊपर की तरफ, और वो फोर्स वेट से ज्यादा हुआ तो बॉडी को ऊपर उठा लेगा। उस परिस्थिति में बॉडी का कांटेक्ट ग्राउंड से छूट जाएगा। बॉडी में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर हमने ऊपर की तरफ वेट से कम फोर्स लगाया तो बॉडी हवा में नहीं जाएगी। बॉडी अगर ऊपर जाएगी नहीं तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। उस परिस्थिति में बॉडी जब ग्राउंड पे रखी रहेगी तो ग्राउंड से क्या लगता रहेगा? नॉर्मल। तो हमने कहा, इसीलिए नॉर्मल नहीं बताया, क्योंकि हमें पहले चेक करना होगा कि बॉडी हवा में उठेगी या नहीं। क्योंकि अगर हवा में बॉडी उठी तो AY नॉन जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, फिर नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और लेकिन अगर बॉडी हवा में नहीं गई तो AY कितना होगा? जीरो, फिर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो हमने देखा कि जो mg लग रहा है नीचे की तरफ वो 100 न्यूटन है, और जिस फोर्स ने ऊपर की तरफ घसीटा है वो कितना है? 20। क्या ये फोर्स उठा पाएगा बॉडी को? उठा पाएगा क्या? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि 20 न्यूटन बहुत छोटा है वेट से, तो उठा नहीं पाएगा। इसका मतलब पक्की बात है कि AY क्या है?
0 है, और यानी y डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ए वाई 0 है, और अगर ए वाई 0 है तो नॉर्मल गारंटी के साथ लगता रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा, फिजिक्स को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आने चाहिए। ये सवाल बहुत ही 2 कौड़ी का सवाल है, ये सब बिना सोचे भी लोगों के आंसर आ जाएंगे, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं, लेकिन आप समझिए अगर ये 120 की 20 की जगह 120 होगा ना, और ये भी 120 आ जाएगा ना, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा और y डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन आएगा, ax भी होगा, ay भी होगा, दोनों निकालने होंगे, और तब रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन निकालना होगा √x² + ay², तब सवाल बेहतर हो जाएगा। आदत होती है लोगों की, हमने देखा कि सीधे नॉर्मल बनाया, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन की बात ही नहीं करता। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया y डायरेक्शन में तो ग्राउंड को छोड़ भी सकता है, बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है ना। खैर फिलहाल यहाँ तो नहीं होगा, हालांकि ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत कम आए जिसमें वो ग्राउंड छोड़ दे, इसीलिए लोग बहुत आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि किताबों में भी ऐसे सवाल नहीं मिलते। लेकिन अगर मेरे दिमाग में आ रहा है और किसी एग्जामिनर के दिमाग में भी आ जाए, जो पेपर सेटर हैं उनके दिमाग में भी आ जाए, तो वैसा सवाल फ्रेम करने में उनको शायद 20 सेकंड का समय लगेगा, उन्हें डेटा यूज़ करना है और सवाल बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल लगाते हैं। वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो अगर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो फोर्स बैलेंस करेंगे, बैलेंस समझते हो ना, बैलेंस मतलब ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले। चलो जरा बताओ बैलेंस कैसे करें। ऊपर कौन कौन लग रहा है और कौन, नीचे कौन लग रहा है, तो क्या आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10g - 20, कितना आएगा बोलो, 80 न्यूटन आएगा। क्या ये आ रहा था आपका आंसर, वेरी गुड। और ए वाई तो 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाओ, बताओ कैसे लगाओगे, F = ma, तो F की जगह कितना आएगा, एक ही फोर्स लग रहा है, कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं, एक ही लग रहा है, मास कितना है 10 kg, और ये ax हो जाएगा, ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे मान लो इस सवाल को मुझे नीट में पूछना है, अब पेपर बनाने वाले को लगा कि यार बहुत सरल है यार, तो थोड़ा सा और जोड़ देगा चीज़ें, पूछ लेगा बताओ ये बॉडी 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसने थोड़ा काम बढ़ा दिया, उसने कहा ज़्यादा सरल है थोड़ा और इसमें ऐड कर देते हैं, या ये पूछ लेगा कि बताओ 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब आपको एक्सेलेरेशन मिल गया, तब आपसे s = ut + ½ लगवा सकता है, अब s = u + a/2 2n - 1 लगवा सकता है, बात समझ रहे हैं ना। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ सकता है। और कठिन बनाना, अब इसी सवाल को मान लो जेई में बनाना है तो बारिश करवा देगा, यहीं से कहेगा बारिश हो रही 30 डिग्री कुछ ऐसे बारिश हो रही है, तो बताओ इसके ऊपर एक मच्छर बैठा है, कितने सेकंड बाद उसको बारिश वर्टिकल नजर आएगी, ये जेई का सवाल हो गया, सेम सवाल जेई में आ जाएगा, बात समझ रहे ना। और यही मान लो एडवांस में पूछना है तो इसी में वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भर देगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भागेगा ब्लॉक, फिर बारिश करवाएगा, तो मल्टी कॉन्सेप्ट होते चले जाएंगे। लेकिन नीट में तो बस यही तक है कि या तो एक्सेलेरेशन पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा कि भैया बताओ 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो s = ut + ½ लगा लिया। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है, तो v = अब ये तो पता चल गया ना, तो v = u + at लगाओ। 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताओ भैया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। खैर फटाक से लिख लो इसको जल्दी से, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पूरी बातें समझो, मैं टाइम दे के सवाल इसलिए करा रहा हूँ ताकि, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक m मास की बॉडी है और एक F फोर्स ऐसे लगाया मैंने, F फोर्स लगाया, F ही इसकी वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ये ग्राउंड है जो कि स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, या मैं R बोल देता हूँ, ग्राउंड से रिएक्शन जो लगेगा AX AY, ये 3 चीज़ें आपको बताना।
एक्स बराबर, वेरी गुड। आंसर बताने से गलती माफ़ नहीं की जाएगी तुम्हारी, लेट आने वाली मिस्टेक है। आइए बेटा, सबसे पहले आपको इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। बेटा सबसे पहले mg बनाएंगे, इस f के दो कंपोनेंट बनाएंगे। ये लगेगा f cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये लगेगा f sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए ये एंगल थीटा है ना बेटा, ये वाला फोर्स f था, तो जिस तरफ थीटा होता है वो cos आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन आता है। अच्छा ये ना समझना कि ये जो फोर्स है ये तो दूर से निकल गया, बॉडी पे लगेगा ही नहीं। ये फोर्स भी दूर से नहीं, ये बॉडी पे ही लग रहे हैं, बनाए हैं डायरेक्शन कंपोनेंट करके हमने। अब सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान सुनना। एक्स डायरेक्शन में बेटा एक ही फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा, तो मोशन तो होगा है ना। वाई डायरेक्शन में देखना जरा, एक फोर्स एम जी नीचे लग रहा था और एक एफ साइन थीटा भी नीचे ही दबा रहा है, और नीचे बेचारा जा नहीं सकता, जमीन है, नीचे कहाँ जाएगा, तो नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऊपर कोई ले नहीं जा रहा है, तो यहाँ से बस रिएक्शन लगेगा आर, और ए वाई की पक्का वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 है ना। चूंकि जो एफ एम जी भी नीचे पुश कर रहा है और एफ साइन थीटा भी नीचे पुश कर रहा है, दोनों नीचे ही दबा रहे हैं ना, तो जमीन से प्रेशर बढ़ जाएगा बस। ये तो वही ना कि कोई बॉडी जमीन पर रखी हो, तुम उसके ऊपर उसको दबाने लगो नीचे की तरफ, दो लोग दबाने लगो, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। चलिए तो चलो वाई डायरेक्शन में जरा डायरेक्ट आंसर बताओ। वाई में देखो ऊपर कौन लग रहा है, आर, नीचे कौन लग रहा है, एम जी, और कौन लग रहा है, और एक्सेलेरेशन क्या है, 0। तो फोर्स बैलेंस कर दे, डायरेक्ट बैलेंस कर दे। चलो बताओ आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम। बेटा जब हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन में ये सवाल बहुत बेहतर होगा, बस हमें इस सरफेस को रफ करना होगा और ये सवाल एकदम नीट में इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। अभी तब नॉर्मल रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तब नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन होती है ना, म्यू आर, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा ना। तो अभी आपको नॉर्मल को ध्यान से समझना, नहीं तो फ्रिक्शन वाले सवाल गलत हो जाएंगे, है ना। बस एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा लो, तो एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, एफ एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक ही लग रहा है, एक ही लग रहा है, कौन लग रहा है, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए। तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई। तो ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, इसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। किसी भी सवाल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए एनएलएम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। जगह थोड़ी सी जगह बनाई जाए, लिख लिया है, लिख लो लिख लो। ये एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एंगल 37 डिग्री, एक फोर्स 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, एक फोर्स 20 न्यूटन ऐसे लग रहा है,
3 फोर्स लग रहे हो, 10 और 10 किलोग्राम की बॉडी, ये स्मूथ ग्राउंड पे रखी। एक्सेलेरेशन निकालना है, नॉर्मल निकालना है, वही सब। और क्या निकालोगे अभी, और पढ़ाई क्या है? और हाँ, वैल्यू लिख लो। cos 37 की वैल्यू होती है, cos 37 होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5, ये 0.8 और ये 0.6। हाँ 70 शेरंगबाजी 30, गलत, 90 न्यूटन आएगा नॉर्मल। ऊपर से 20 भी लग रहा है, वो भी देखो, छूट गया था। ऐसा ना करो जल्दबाजी में। देखो FBD बनाते, पहले FBD जल्दबाजी नहीं करेंगे, और इसके कंपोनेंट करके दिखा देता हूँ। तो ये आएगा 50 cos 37, cos 37 की वैल्यू होगी 0.8 पावर 40, 50 sin 37, 5 छक्का 30, 30 ही आएगा। तो देखना जरा, मैं बनाता हूँ फोर्स। ये सबसे पहले mg 100, ये 40, ये 30, ये 20 और इधर 10। अभी नॉर्मल नहीं बनाया, मैं थोड़ा वाई में सोचूंगा। देखो, एक mg लग रहा है 100 और एक 20 लग रहा है 120 नीचे लग रहा है, तो और ऊपर कितना लग रहा है 30। तो क्या 30 ऊपर घसीट पाएगा? वेट से ही छोटा है। अच्छा, नीचे जा नहीं सकता, नीचे जमीन है, समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर जो घसीट रहा है वो बहुत ही छोटा फोर्स है, वेट से बात काफ़ी कम है। अब वेट से तो कम है, वो 20 न्यूटन और नीचे लग रहा है। तो ये 30 ऊपर लग रहा है, 20 नीचे, तो 10 ही बचा ऊपर की तरफ। तो 10 तो वेट से बहुत ही कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी ऊपर जा नहीं सकता और नीचे जाने का की इजाज़त नहीं है, तो नीचे जाने की परमिशन नहीं है ना? तो इसका मतलब बताओ AY कितना होगा? 0 होगा। अब बताओ, इधर 40 लग रहा है, इधर 10, तो AX किधर होगा? राइट में, और AY 0 होगा। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ AY 0। तो यहाँ से नीचे से नॉर्मल लगेगा, छूटा हुआ था, नॉर्मल लगा दिया हमने। जब कंफर्म कर लिया कि ऊपर नहीं जाएगा, अब देखिए मैं ऐसे नहीं कि नॉर्मल भूल गया बनाना, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया कि पहले सोच तो लूँ एक बार कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ऊपर चला जाता, मान लो ये 130 होता, 130, तो 130 ऊपर होता, और 20 और 100, 120 नीचे, तो ऊपर चला जाता है ना? तो फिर ये AY 0 नहीं होता।
लेकिन नॉर्मल 0 हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी ऊपर चली जाती तो ज़मीन से उठ जाती तो नॉर्मल 0 हो जाता है। इसलिए जब तक मैं कंफर्म नहीं कर ले रहा था कि बॉडी ऊपर जाएगी कि, अच्छा डाउट क्यों हुआ कि ऊपर जाएगी, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना उठा ले बॉडी को, तो सोचना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो जब मैंने कंफर्म कर लिया कि बॉडी हवा में नहीं उठेगी, तब मैंने नॉर्मल लगाया कि भाई ज़मीन पर रखी है तो नॉर्मल लगा दो, ज़मीन से उठ गई तो नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा। कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल कैसे लग जाएगा, है ना। तो चलो खत्म हो गया सवाल। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स बैलेंस करने, बैलेंस मतलब ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले। चलो ऊपर वाले देखो कौन कौन है, ऊपर कौन कौन है देखो, R ऊपर लग रहा है, और कौन 30, तो R + 30। क्या समझ पा रहे हो सब लोग? नीचे कौन कौन लग रहा है, एक 10G लग रहा है, एक 20, तो 120 में से 30 गया, R कितना आ जाएगा 90। हम चाहें तो F बराबर ma लगा सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, ये 0 है, बार बार क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। x डायरेक्शन में ज़रूरत है, इसमें एक्सेलरेशन है, राइट डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में लगा लेते हैं। तो F बराबर ma लगा दिया, F बराबर ma है ना, तो F की जगह लिख दिया 40 - 10 और m हो गया 10 और ये ax है, तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर/सेकेंड², है ना। तो ऐसे आ जाएगा। तो हम अभी तक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है ये डायग्राम। इसी डायग्राम को हम क्या बुलाते हैं प्रेम से, फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल बातें चल रही हैं सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सिंगल बॉडी पे पकड़ बना लोगे तो मल्टीपल बॉडी के केस में भी आपको सिंगल मोस्टली बनाना पड़ता है, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे चीज़ों को। डन। कोई लिख रहा है? मोशन ऑफ ए ब्लॉक। अभी हम लोग बेटा नॉर्मल रिएक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेंशन भी पढ़ेंगे आगे चल के, तब उससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे, मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास एक बेटा इंक्लाइंड प्लेन है और ये फिक्स्ड है, इंक्लाइंड लिखा है, सी बना हुआ बेटा, छोटा सा सी है। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा ये, और ये स्मूथ है, ये फ्रिक्शन लेस है बेटा, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, और m मास की बॉडी रखी। और इसको पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें हमने बस इस बॉडी को छोड़ दिया बस इंक्लाइंड प्लेन पे। तो बस मुझे पहले तो थोड़ा ही कॉमन सेंस लगा कि ये बताओ कि ये जब छोड़ोगे तो फिसलते हुए नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? कॉमन सी बात है। यानी बेटा जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी होती है तो पॉइंट नंबर 1, ज़्यादातर सवालों में, इनफैक्ट 99% सवालों में बॉडी का जो मोशन होता है वो प्लेन के अलोंग होता है। कैसा होता है बेटा? प्लेन के अलोंग। इसलिए हमको जो न्यूटन्स लॉ लिखने होते हैं, न्यूटन्स लॉ, वो प्लेन के अलोंग लिखने होते हैं और प्लेन के
परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, एक न्यूटन्स लॉ लिखेंगे प्लेन के अलॉन्ग और एक न्यूटन्स लॉ लिखेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर। और जिन डायरेक्शंस में तुम न्यूटन्स लॉ लिखने चाहते हो या लिख रहे हो, सभी फोर्सेस को तुम्हें उन्हीं डायरेक्शंस में बनाना है। अगर कोई फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं है तो आपको उस फोर्स के क्या कर देने हैं, दो कंपोनेंट कर देने हैं। आपको उस फोर्स के कंपोनेंट कर देने हैं अगर कोई फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में आप न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यही बना लेंगे इसी में। चलो देखो, सबसे पहले बॉडी का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा लाइक दिस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। क्या याद आ रहा है आपको? हमने ध्यान रहे, आप ये मत कहिएगा कि सर एक नॉर्मल ऐसे भी लगेगा, ये क्यों नहीं बना रहे हो? बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये बॉडी पर नहीं लगेगा। ये किस पे लगेगा? ग्राउंड पे। मूर्ख हो यार तुम लोग, प्लेन पे लगेगा बॉडी की वजह से। बट मैं किसका एफबीडी बना रहा हूँ? बॉडी का। तो मैं कौन से फोर्स बनाऊंगा? जो बॉडी पर लग रहे हैं, जो बॉडी पर लग रहे हैं, ना कि वो जो बॉडी ने लगाए किसी और पे। ठीक है, तो ये केवल यही नॉर्मल आपको दिखाना है एफबीडी बनाते समय। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए। मोशन इस डायरेक्शन में है, ये तो हमें इस डायरेक्शन में प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस को बनाना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसमें से जो mg लग रहा है, mg, यहाँ मैं थोड़ा एंगल समझाने के लिए आपको ही ले रहा हूँ। mg लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा, ध्यान देना। mg नीचे लग रहा है, ना तो ये प्लेन के पैरेलल है ना ये प्लेन के परपेंडिकुलर। जो नॉर्मल लग रहा है ये ऑलरेडी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी उन दो में से एक डायरेक्शन में है जिनमें हमें न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो नो प्रॉब्लम। mg को हम तोड़ देंगे, कंपोनेंट कर देंगे। ध्यान देना, ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। और अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो देखिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। तो ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये वाला एंगल बताओ क्या हो जाएगा? थीटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, mg का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो mg का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट हमें करने, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के अलॉन्ग। हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो थीटा एंगल पे आता है वो क्या होता है? वो होता है mg cos थीटा, f cos थीटा, a cos थीटा। और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है वो क्या होता है? mg। तो हमेशा याद रखो, हमेशा मतलब हमेशा, बार बार नहीं बताऊंगा, अगर ये वाला एंगल थीटा दिया है हॉरिजॉन्टल से, तो हमेशा जो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा? mg। और प्लेन के अलोंग जो आएगा वो क्या आएगा? mg sin। इसका मतलब ऐसे समझो कि इस फोर्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया बेटा इसको। या ऐसे भी समझो, इसको हटाकर इसकी जगह ये दो फोर्स लगा दिया। कुछ लोगों का मोह mg से छूटता नहीं है, कुछ लोग कंपोनेंट तो ले लेते हैं पर mg भी मानते, बोले mg भी तो लग रहा है। अगर ये दोनों लगा दिए तो mg की जगह पर ये दोनों लगा दिए, mg को हटाकर वो दो लगाए गए। आप समझ रहे हैं? जब आप ये कहते हो कि mg cos थीटा लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, और दोनों लगा दिए, तो फिर अलग से ना बोलना कि mg लग रहा है। mg के तो दो टुकड़े कर दिए तुमने, mg समाप्त हो गया। और अगर बोल रहे हो कि mg लग रहा है तो फिर कंपोनेंट बोलो ही मत, क्योंकि mg अकेला एक ही फोर्स तो है जिसके वो दो कंपोनेंट है। तो तीन फोर्स ना लग रहे हैं, एक mg लग रहा है जिसके दो कंपोनेंट है। ऑल राइट, तो जब आप इन कॉस और साइन ले लोगे तो फिर आप mg कंसीडर मत करना, भूल जाओ उसको, वो इग्नोर, वो हटा दिया। कंपोनेंट का मतलब ही यही होता है, एक को हटाकर उसकी जगह दो फोर्स ले आना। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? दो को हटाकर उसकी जगह एक ले आना, चार को हटाकर उसकी जगह एक ले आना, ये चार का रिजल्टेंट हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो अब सुनो ध्यान से, फिर वही बात, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे की तरफ ये फिसल रहा है, कौन से फोर्स की वजह से फिसल रहा था?
mg sin, तो क्या इसका नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन ये होगा? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? बोलो यार। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या कोई मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब एक्सेलेरेशन कितना है? इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है? तो क्या फोर्स बैलेंस कर सकते हैं? किसको किसके बराबर करेंगे? n बराबर, n बराबर, पक्की बात। तो n की वैल्यू होगी mg cos थीटा के बराबर, n की वैल्यू होगी mg cos थीटा के बराबर। अब हम आ जाते हैं अलोंग द प्लेन। इसका मतलब हुआ कि अगर दो बॉडी फिसल रही हो इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो वाली बॉडी ज़्यादा इंक्लाइंड प्लेन को दबाएगी जिसका मास ज़्यादा होगा। m पे डिपेंड कर रहा है। भारी बॉडी का नॉर्मल ज़्यादा लगेगा, हल्की बॉडी का नॉर्मल कम लगेगा। ठीक है, मुझे बताओ प्लेन के अलोंग केवल एक फोर्स लग रहा है, ओनली वन फोर्स mg sin थीटा। उसी के कारण बॉल नीचे आएगी, बॉडी नीचे आएगी। तो F बराबर ma लिख देते हैं। बताओ F की जगह क्या लिखें? इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या लिखें? mg बराबर ma। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी g sin थीटा। इसका मतलब जब स्मूथ प्लेन पे बॉडी को छोड़ा जाता है तो बॉडी g sin थीटा के एक्सेलेरेशन से फिसलती है। और ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मतलब तुम फिसलो चाहे हम फिसलें, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से फिसलेंगे, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से फिसलेंगे। अच्छा, अगर कोई ये सवाल दे दे कि हमने यहाँ से छोड़ा था u बराबर 0 से, यहाँ से u बराबर 0 से छोड़ा था, तो बताओ कितने समय में नीचे पहुँच जाएगा? समय कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे? तो बताओ एक्सेलेरेशन g sin थीटा आ गया। यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी दे दी जाए, प्लेन की लंबाई l, तो क्या लगाओगे? s बराबर ut प्लस, s की जगह क्या लिखोगे? ये लंबाई l, u की जगह क्या लिखोगे? 0, रेस से छोड़ा है। a की जगह क्या लिखोगे? g sin थीटा, और टाइम निकल आएगा तुम्हारा। और अगर एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या टाइम मास पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब अगर दो बॉडी को एक साथ छोड़ा जाए, 10 kg और 20 kg को, तो एक साथ पहुंचेंगे कि कोई पहले पहुंच जाएगा? एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, इतनी बात लिखो पहले। आंसर्स लगे हुए हैं तो इसकी आंसर की अलग से बना लो। तुम देखो ऑप्शंस में अंडरलाइन है, तो ये अंडरलाइन हटा के तब ये पेपर में लो भाई। मतलब मुझे कलर अलग में इसको भेजना है प्रिंटिंग के लिए, तो आज ही रात में कर देना इसका काम, ना टाइम मिले तो।
बेटा एक बात ध्यान रखिए, इसमें 2-3 बातें याद जरूरी हैं। पहली बात कि जब तुम इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को बस छोड़ देते हो, मतलब ऐसे छोड़ दिया कि जा फिसल जा, तब वो जी साइन थीटा से फिसलती है। अगर कोई हर केस में वैलिड नहीं होगा। अगर कोई एक फोर्स F ऊपर लगा देगा तो कहानी बदल जाएगी। मैकेनिक्स में इसीलिए बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन काम नहीं आ सकता है ना, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। मतलब ये जी साइन थीटा तभी होगा जब बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया जाए, उस पर कोई अतिरिक्त फोर्स बाहर से ना लगाया जाए। बस mg लग रहा हो, नॉर्मल लग रहा हो, तो वो जी साइन थीटा से फिसल के नीचे आए। तो मैं जो ये वाली बात बता रहा था कि अगर मैं इस प्लेन की लंबाई अगर मैं L ले रहा हूँ तो काइनेमेटिक्स लगाएंगे L बराबर ut प्लस हाफ at²। टाइम अगर निकालना हो टाइम, और u की वैल्यू हम 0 लिख देंगे। अगर बॉडी को यहाँ से छोड़ा गया और u, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितने टाइम में बॉडी फिसल के नीचे आएगी। कई बार टाइम पूछ लेता है, ऐसी बात नहीं है, टाइम की वैल्यू भी यहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर टाइम पूछ रहा है तो आप इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और समझो, अगर कभी भी एक जानकारी हमारे नीट में जब सवाल आते हैं तो कई बार प्लेन के एंगल के बारे में ऐसे बोला जाता है कि प्लेन का जो स्लोप है वो 1/n है, 1/n, n में 1 है, n में 1। जब हम प्लेन पे चढ़ रहे हैं तो जब 1/n होता है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम n मीटर इस पे चलते हो, जैसे हमसे कहा जाए स्लोप 1/10 ऐसे बोल लिखा जाए कि इंक्लाइंड प्लेन पे हम चलते हैं, उसका जो स्लोप है वो 1/10 है। इसका मतलब tan थीटा नहीं है, ये कह रहे हैं कि जब तुम 10 मीटर प्लेन पे चढ़ोगे, 10 मीटर, तो तुम्हारी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर। जब तुम 10 मीटर चलोगे रोड पे या प्लेन पे या पुल पे और 1 मीटर तुम्हारी ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं 1/10। यानी ये होता है 1 और ये होता है 10। तो जब भी ऐसे बोला जाए कि प्लेन जो है वो 1/10 है, तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/10। 1/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/5। 1/n है, साइन थीटा की वैल्यू 1/n। तो प्लेन में कई बार ये भी होता है कि साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ना बता के आपको प्लेन के बारे में इनडायरेक्ट वे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। अब एक सवाल देखो, हमने क्या कहा, कुछ केस में सवाल एक्सेलेरेशन आपका रटा रटाया काम नहीं आएगा। जैसे मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ये बॉडी 10 kg की है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन, प्लेन के अलोंग लगाया ऊपर की तरफ, और हमसे कहा गया फाइंड आउट नॉर्मल, नंबर 2 एक्सेलेरेशन। बहुत ही सावधानी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाना है बच्चों। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक, अब बार बार समझने की जरूरत नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो याद करो ये वाला कौन सा आता था, mg cos थीटा, और ये वाला mg, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, mg cos थीटा, ये नॉर्मल लगता था, ये है mg sin थीटा। बेटा m हो गया 10, g 10 100, ये क्या होता है पीछे से, पुराना नहीं, टच हो जाता है कहीं। आई mg sin, तो ये 100 इंटू साइन 30, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये mg sin थीटा की वैल्यू 50, और ये है 100 इंटू कॉस 30 √3/2, तो ये 50 √3 है ना। देखो इस डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं,
तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा के बराबर, mg cos थीटा के बराबर, जिसकी वैल्यू 50√3 आई न्यूटन, 50√3 न्यूटन है ना। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर। लेकिन अब तुम यहाँ a बराबर g sin थीटा नहीं लगा सकते। बताओ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक फोर्स और लगा दिया ना। a बराबर g sin थीटा तभी लगा सकते हो जब बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे बस छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो कि जाओ स्लिप करो, कोई अलग से फोर्स ना लगाया जाए। तो मुझे बताओ कि बॉडी नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? इस बार नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? कैसे सोच रहे हो? देखो ये फोर्स बड़ा लग रहा है मुझे, इसमें सिर्फ 100 न्यूटन लिखा है, इसमें 10g sin 30 इतना बड़ा लिखा है। उससे क्या मतलब? वैल्यू तो 50 है ना। 50 नीचे 100 ऊपर, किधर जाएगी? तो एक ही डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन जरूर बनाना एक ही, ताकि न्यूटन्स लॉ लिखते समय प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो हमसे, ठीक है। चलो अब अलोंग द प्लेन न्यूटन्स लॉ लिख दो। अलोंग द प्लेन अभी अभी सिखाया तुमको, अलोंग द प्लेन लिख दो, F बराबर m, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव, तो बताओ क्या लगेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में? 100 माइनस मतलब F माइनस mg sin थीटा। ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, बराबर ma कितना है? 10। a की वैल्यू कितनी आएगी? 5। a की वैल्यू 5 आएगी, सिंपल बना। अब जैसे मुझे एक्सेलरेशन मैंने पूछ लिया, मुझे और अच्छा सवाल बनाना है थोड़ा सा नीट के हिसाब से, आ गए सर? ठीक। तो यहाँ पर अब बॉडी देखो, अगर मुझे और अच्छा सवाल बनाना है तो ये जो बॉडी है ना, इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगा और प्लेन की लंबाई दे दूंगा, प्लेन की लंबाई कितने मीटर है, और मैं पूछूंगा बताओ बॉडी ऊपर पहुँचने में कितना समय लेगी। तो तुमने जो a निकाला है तुम फिर लगा देना, s बराबर ut प्लस u, अक्सर 0 दिया जाएगा, a की वैल्यू जो निकाली है वो रख देना। ये भैया कॉपी कहाँ बंद कर रहे हो? अभी उनको बोल दिया तुमने, समझा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नहीं, आखिरी सवाल, एक सवाल और करें। ये अच्छा होमवर्क लिख लो, लाओ वो लाओ, होमवर्क टिक कराते हैं। बुकलेट लाओ, बुकलेट। ये बदतमीजी ना करो, 25 तक का टाइमिंग है। और जो लोग रेगुलर लेट आते हैं भाई, लेट मत आया करो, बहुत ही गलत बात है। मतलब मेरा दिल इतना मुलायम है, उसको तोड़ देते हो तुम लोग। चलो तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 आए, फोर्स इतना, ये बात है। पेज नंबर 1 पे सारे सवाल ट्राई करो, ठीक। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर ना बस 18। इसके बाद आएंगे बलून राइजिंग दिस रिलीज। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 चुपचाप लिखो। 21 के बाद क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ना 32 नहीं, आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 4, रॉकेट मंकी एंड 38। बातचीत नहीं, मैं बात नहीं करता फालतू लोगों से। 38,
रुक जाओ देख लें, थोड़ा और होगा। हाँ अब बंद कर दो।